अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दी राइट एंगल के साथ मैं हूं शाह शिराज। कल पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम तरीन दिन था, जो जिस फैसले की बुनियाद 3 अप्रैल को डाली गई थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। वापस ले लूँ तरफ। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दी राइट एंगल के साथ मैं हूं शाह शिराज। कल पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम तरीन दिन था, जिस फैसले की बुनियाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उनकी काबीना ने जो एक स्ट्रक्चर खड़ा किया था 3 अप्रैल को, जिसमें तहरीक अदम एतमाद की रूलिंग को कलअदम करार देना, असेंबलियाँ डिसॉल्व करना, नए प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करना, ये सबको कल सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। इन शॉर्ट कहूँ तो जो स्ट्रक्चर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो बिल्डिंग खड़ी की थी, कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको तहस नहस करके तबाह कर दिया। कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से काफ़ी अहम फैसला आया, जिसमें उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को दोबारा बहाल किया, असेंबली को दोबारा बहाल किया, जिस डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसको कलअदम करार दिया, असेंबली को दोबारा बहाल करने का ऑप्शन किया गया और हफ्ते की सुबह 10:30 बजे तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग कराने का कहा। इसके साथ साथ उन्होंने उसी दिन नए प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब का भी कहा। यानी जो फवाद चौधरी साहब के आए थे, स्पीकर साहब ने रूलिंग दी और रूलिंग देकर उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को उठा के फेंक दिया। तो इसको मैं कहूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट ने फवाद चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी गवर्नमेंट को उठा के फेंक दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की सरबराही में उनकी पार्लिमानी कमेटी का फेडरल कैबिनेट की मीटिंग इजलास जारी है और उम्मीद की जा रही है आज शाम भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कौम से खिताब करेंगे। अब क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब घबरा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घबरा रही है, क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक और सरप्राइज दे सकते हैं? तो इन्हीं तमाम हालात पर इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फैसला आया है, इसके आईनी पहलू पर बात करेंगे। मेरे साथ बैरिस्टर इमरान आबरू साहब मौजूद हैं, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध हैं और दुनिया के टॉप 10 कंपनीज में इन्होंने काम किया है। मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है मैं इनके साथ आज मेरे स्टूडियो में प्रोग्राम में मौजूद हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग सर। सर, कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसको आपने कैसे देखा? खुशाइन था? जी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो उनका रेस्पेक्ट था रिवाइव हो चुका है, क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इतना बड़ा पैदा कर लिया कि हमारी इकनॉमी भी देखें एकदम से गिर गई। आपने देखा कल डॉलर कितना महंगा होगा एक ही दिन के अंदर। तो ये सारा जो है ये क्योस था ऑल अराउंड, ना फ़कत इतना पर हमारी लीगल साइड पे भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे भी क्योस था। कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये जो एक्ट हुआ था 3 अप्रैल के दिन पे, जो कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, आया वो कंट्रोरी टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, आइन के खिलाफ वर्जी है कि नहीं। फिर आपने ये भी सुना कि आर्टिकल 6 की बातें भी ऑल अराउंड चलने लगी, अपोजिशन की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी। कोई कह रहा है कि किसी ने कानून तोड़ा है, किसी ने कहा कि किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा हुआ है। तो ये सारा क्या था ऑल अराउंड, पता नहीं चल रहा था हमारे। उसके फ़ौरन बाद हमारे इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने असेंबलियाँ भी डिसॉल्व कर दी थी। तो फिर ये सवाल आने लगा कि क्या ये जो फर्दर स्टेप लिए जा रहे हैं, जो इमरान खान ने लिए थे, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो गैर कानूनी है या आइनी है? तो हज़ारों सवाल थे, पता कुछ नहीं चला था। 4-5 दिनों से जितने भी हमारी लीगल फर्टर्निटी है, सब ने सर जोड़ के बैठ के इसको देखने लगे। ख़ासतौर पे आज का जो जजमेंट आया उसके ऊपर हमारी आंखें, आप सबकी आंखें, हमारे दोस्तों की, सबकी टीवी के ऊपर था कि डिसीजन क्या आने जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गया कल और हर चीज़ वापस बहाल हो गई है। हर कॉन्स्टिट्यूशन जो रेस्पेक्ट थी वो बहाल हो गई है। इट इज़ बैक टू द ट्रैक। ऐसा है जैसे 3 अप्रैल को जहाँ से हम ये मसले शुरू हुए, वापस हम उस डिसीजन के बाद जाकर लाकर उधर ही उसी दिन के ऊपर ये सारा मामला छोड़ चुके हैं। सो एवरीथिंग इज़ बैक टू ट्रैक नाउ। तो सर, ये पूरा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, आपके पास फैसला ही मौजूद है, तो सर थोड़ा सा पढ़ के हमारी ऑडियंस को बता दें आसान अल्फाज में, ताकि वो भी समझ लें। हाँ जी, ज़रूर। ये मेरे पास इस टाइम पर ये ऑर्डर जजमेंट पूरी पड़ी हुई है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पास की थी। तो जो इनके टोटल हैं 13 पैराग्राफ्स। पहले पैराग्राफ में जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की, उन्होंने इस डिसीजन के अंदर उनको डिक्लेयर किया गया कि वो कंट्री टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका मतलब आम अल्फाज जैसे आप पूछ रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आइन के हिसाब से वो टोटली उसके कंट्राडिक्टर है, उनके अगेंस्ट है, आइन के ख़िलाफ़ है। तो ये इलीगल करार दी गई। पैराग्राफ ये कहता है। और दूसरा पैराग्राफ में अगर आप आते हैं तो मैं वर्ड भी पढ़ता जाता हूँ, उसके साथ साथ आपको ट्रांसलेट करके भी बता दूंगा। तो इन शॉर्ट वो ये है कि द रेजोल्यूशन वाज पेंडिंग एंड सब्सिस्टिंग at all terms and continue to remain the pending and subsisting। इसका मतलब है कि जो कॉन्फिडेंस था, द कॉन्फिडेंस मोशन, वो अभी भी पेंडिंग है। ये पॉइंट थोड़ा समझ लें। इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने डिप्टी स्पीकर ने, आपने देखा 3 तारीख को
ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन को उन्होंने ख़त्म कर दिया था, डिस्चार्ज कर दिया था। इस डिसीजन के बाद वो वैसे का वैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है, मतलब कि अब ये वोटिंग होनी है, लाजमी है। चलते हैं जी पैराग्राफ 3 के ऊपर। ही कुड नॉट एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द असेंबली एज कंटेम्पलेटेड बाय द क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 58। इसका मतलब ये है कि हमारा डिप्टी स्पीकर जो है वो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो एडवाइस नहीं कर सकता था प्रेसिडेंट को कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। तो ये भी वापस ट्रैक पे वापस चला गया। पैराग्राफ नंबर 4 वो ये बात करता है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फॉरगोइंग इट इज डिक्लेयर दैट द एडवाइस टेंडर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन और अबाउट to the president to dissolve assembly was contrary to the constitution and of no legal effect। इसका मतलब ये है कि असेंबलियों को भी वापस रिस्टोर, जी बिल्कुल रिस्टोर किया गया। और दूसरा कि जो एडवाइस दी गई थी प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर की जाने से प्रेसिडेंट को, वो भी कंट्री है, वो भी अगेंस्ट द लॉ है। वो एडवाइस क्या थी कि असेंबलियां डिसॉल्व करें, वो भी कंट्री है। वो पैराग्राफ 4 के अंदर जजमेंट में वाज़े लिखा है। अब अगर हम चलते हैं नंबर 5 पैराग्राफ के अंदर, वो ये कहता है कि ये जो ऑर्डर है प्रेसिडेंट का 3 तारीख को अप्रैल के असेंबलियां डिसॉल्व हों, वो कंट्री टू द कॉन्स्टिट्यूशन है और यहाँ पे उनको कलअदम करार दिया गया, सेट असाइड किया गया। असेंबलियां वाज इन एग्जिस्टेंस ऑल द टाइम एंड कंटिन्यू टू रिमेन सो। इसका मतलब ये है कि जो असेंबलियां डिसॉल्व की गई हैं उनको वापस बहाल किया गया और अब वो ऐसा समझा जाएगा जैसे असेंबलियां कभी डिसॉल्व थी ही नहीं। नंबर 6 पैराग्राफ अगर हम आते हैं तो वो कहता है कि ऑल एक्शंस, ऑल एक्ट्स, ऑल प्रोसीडिंग्स लिमिटेड डन और टेकन द रीजन ऑफ और to give in effect the aforementioned order of the president and the purpose of holding the general election to elect a new assembly are of no legal effect and hereby quashed। इसका मतलब है कि जो सारे एक्शन उठाए गए थे 3 तारीख से लेकर कल की तारीख तक, ये 3-4 दिन का जो 5 दिन का जो डे था, जो फ़र्क था, उसमें से जितने जो एक्शन उठाए गए प्रेसिडेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो सारे अब उनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, वो सारे कानूनी नहीं है, अगेंस्ट द लॉ है। उसमें से दो मेजर जो एक्ट उठाए गए थे, जो एक्शन लिए गए थे, नंबर 1 और में से ये था कि अपॉइंटमेंट ऑफ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और नंबर 2 था कि होल्डिंग ऑफ जनरल असेंबली। जी अब इसके साथ अगर हम आगे चलते हैं, 7वां पैराग्राफ वो ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स और एडवाइजर्स, इन सब को रिस्टोर किया क्योंकि असेंबलियां बहाल हो चुकी हैं, नेशनल असेंबलियां बहाल हो चुकी है, कैबिनेट बहाल हो चुकी है। तो इसके साथ साथ ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं ये सारे भी बहाल हो जाएंगे, नहीं ये हो चुके हैं। ऐसा जैसे 3 तारीख से, मैं वही बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जैसे वो कभी भी जो है मतलब अपनी सीट से ऊपर थे कोई नहीं, अभी भी वो अपने ही 3 तारीख से कंटिन्यू कर रहे हैं फेडरल मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर। अगर हम आगे चलते हैं पैराग्राफ 8 की तरफ, तो वो कहते हैं असेंबलियां वाज ऑल द टाइम एंड कंटिन्यू टू रिमेन इन सेक्शन इज समन्ड बाय द स्पीकर। इसका मतलब है कि असेंबली इज स्टिल इंटैक्ट, असेंबलियां जैसे कभी ख़त्म हुई ही नहीं। नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ये टोटल 13 क्लॉजेज हैं। नंबर 9 पैराग्राफ पे चलते हैं, वो कह रहा है द स्पीकर इज अंडर अ ड्यूटी टू समन एंड होल्ड द सिटिंग ऑफ द असेंबली इन प्रेजेंट ऑफ सेशन एंड शल टू डू सो इमीडिएटली एंड इन केस नॉट लेटर देन 10 AM ऑन सैटरडे 9 अप्रैल। इसका मतलब ये है कि स्पीकर को ऑर्डर दिया गया है कि 9 अप्रैल को 10:30 पर सेशन जो है वो असेंबली का वो कॉल करे, ना फ़कत सेशन कॉल करे पर वो नो क्लेम जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उनकी भी वोटिंग कराए। ये दोनों एक ही दिन पे होंगी और ना फ़कत ये पर तीसरा जिम्मेदारी भी एक ही दिन के ऊपर रखी गई है जो कि 9 तारीख है इस जजमेंट के अंदर, और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो वो कंटिन्यू करेगा, अगर नहीं रहता तो जो नया प्राइम मिनिस्टर है वो भी 9 तारीख को ही इलेक्ट होगा। इसका मतलब है 3 काम 9 तारीख को होंगे। एक तो आपका सेशन बुलाया जाएगा, नंबर 2 ये वोटिंग कराई जाएगी, नंबर 3 प्राइम मिनिस्टर भी 9 तारीख को ही इस ऑर्डर के मुताबिक। जी बिल्कुल। अगर हम आगे चलते हैं
पैराग्राफ नंबर 10 के ऊपर तो वो कहा गया है, द स्पीकर शल नॉट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर प्रोग्रेव द असेंबली एंड ब्रिंग द सेशन टू द एंड। इसका मतलब ये है कि स्पीकर जो है उसको अभी ये हुक्म दिया गया है कि किसी भी सूरत में स्पीकर जो है वो जो सेशन चलेगा 9 तारीख को उसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए सेशन जो है वो पूरा चलेगा और ये वोटिंग होगी और नया प्राइम मिनिस्टर या पुराना प्राइम मिनिस्टर देखा जाए कि वो कंटिन्यू करता है या नहीं। ये बात मेंशन की गई है पैराग्राफ नंबर 10 में। अगर हम 11 नंबर पैराग्राफ में चलते हैं तो वो रेजोल्यूशन की बात करता है। जो रेजोल्यूशन पास होगा मेजॉरिटी में, इसको मैं पढ़ देता हूँ। द नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन इज सक्सेसफुल इफ then the assembly shall forthwith and in its present section proceed to elect the prime minister in terms of article 91। इसका मतलब ये है कि if the resolution is passed successful वो नॉर्मल चलता रहेगा, पर अगर वो assemblies जो हैं उनको वोट इमरान खान के अगेंस्ट में आता है तो फिर नया प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट होगा। वो पैराग्राफ नंबर 11। अब आ जाते हैं पैराग्राफ नंबर 12। उसमें ये बात करता है द फेडरल गवर्नमेंट shall in any manner shall not create hindrance or obstruct any member of the National Assembly who wish to attend the session summoned as above to participate in and cause their vote and on the no confidence resolution। इसमें दो बातें की गई हैं। नंबर 1, जैसे मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगी, रोकेगी नहीं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी किसी भी नेशनल असेंबली के मेंबर के लिए, ताकि वो आकर उस नो कॉन्फिडेंस वोट का रेजोल्यूशन है उसमें आके पार्टिसिपेट ना करें। तो इस तरह से गवर्नमेंट को मना किया गया है कि आप किसी भी मेंबर को रोकेंगे नहीं, जिनको आना है वो आराम से आ सकता है, पहला पार्ट। और दूसरा ये द ऑर्डर इज़ फॉर द बोथ, नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए ये ऑर्डर भी है, और दूसरा जब प्राइम मिनिस्टर आपका इलेक्ट होगा उसके लिए भी आप जो है किसी भी मेंबर को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। आकर वो अगर अपना अख्तियार यूज़ करना चाहता है, अगर वो वोट देना चाहता है तो वो आकर दे दे। ये बात मेंशन की गई थी पैराग्राफ नंबर 12 में। सो इन शॉर्ट ये है कि अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो है वो नेशनल असेंबली को रिस्टोर किया गया, ना फ़कत नेशनल असेंबली बल्कि प्राइम मिनिस्टर वो भी रिस्टोर हो चुके हैं, और उसके साथ साथ कैबिनेट जो है वो भी रिस्टोर हो चुकी है 3 अप्रैल से। और आपका डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी, हाँ जी, इसके साथ साथ ना फ़कत डिप्टी स्पीकर की बल्कि आपके जो प्रेसिडेंट हैं अलवी साहब, उन्होंने जो नेशनल असेंबलियाँ डिसॉल्व की थी वो भी अपना स्क्रैप्ड हो चुकी हैं सारी। सर अब ये पूरा फैसला आ गया, हमने तफसील में उस पूरे फैसले को पढ़ लिया, बात कर ली, मगर सर जिस रूलिंग के तहत उन्होंने मुस्तरद किया था आर्टिकल 5 के तहत, तो सर इस पूरी रूलिंग में, इस पूरे प्रोसेस में उसका जिक्र नहीं आया। क्या आप नहीं समझते कि उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए थी जो उन्होंने अपोजिशन पे इल्ज़ामात लगाए? देखिए, अगर हम बात करते हैं इस ऑर्डर की, इस जजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो फ़िलहाल तो हम उसी के ऊपर बात करें जो फैसले आ चुके हैं, पर ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ बड़ी हसास नौइयत की है। उनमें से ये एक है कि भाई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। यहाँ अगर आप ये भी देखें कि कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि कुछ हमारे अपोजिशन के मेंबर हैं, उन्होंने आर्टिकल 6 की जो है वो खिलाफ वर्जी की, हाई ट्रेजन, जो आपको याद होगा पुराने पिछले पैराग्राफ में, पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था कि ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला है, इसको अगर छेड़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बारीकी से, बड़े एक ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे जजमेंट के एक एक वर्ड को लिखा है सोच समझ कर, जिसमें कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है। और सारे जो आपके क्योस था, कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस थे मुल्क के अंदर, जो जितना भी ये क्योस था ऑल अराउंड, पता ही नहीं चला था क्या हो रहा था, उन एक एक चीज़ को उन्होंने इतनी खूबसूरती से। तो सर क्या अपोजिशन के पास ये ऑप्शन है कि अब वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई कर सकते हैं कासिम सूरी साहब के खिलाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ? क्या अभी भी कोई ऑप्शन है उनके पास? राइट तो है उनके पास, पर फिर ये मसला, ये जो मैटर है ये वापस सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट फिर उनको सुनेगी, विच विल टेक टाइम। तो इन शॉर्ट अगर आपका जो सवाल है कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, ये उनका राइट है। तो सर अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो उनकी फेडरल कैबिनेट मीटिंग थी उसको भी बुलाया हुआ है, और उम्मीद है कि आज वो कौम से भी खिताब करेंगे। तो सर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास अब क्या ऑप्शंस बचे हैं? इसलिए एक दफ़ा फिर वही बातें की जा रही हैं कि अब वो
सरप्राइज देंगे। अब तो सिर्फ एक ही सरप्राइज दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को तहलील कर दें। मगर सर अब जो आप क्या समझते हैं, क्या कानूनी ऑप्शन अब क्या है? जी, ऑप्शंस तो अगर आप उनकी बात करते हैं तो ये एक पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी कि इमरान खान के पास क्या ऑप्शंस हैं इस टाइम पर। उधर मैं जाना नहीं चाहता, तो आई एम श्योर कि कोई जो आपके पैनल पे वेल नोन पॉलिटिशियन है वो आपको गाइड कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इस सवाल का जो दूसरा पार्ट था कि खान साहब के पास कानूनी वो कौन से ऑप्शंस बचते हैं, तो उनमें से एक तो ये है कि उनको ये बात माननी पड़ेगी, ही हैज़ टू एक्सेप्ट द डिसीजन एज इट इज़, ना फ़कत इतना। पर उनका दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर वो जो अपना असेंबलीज जो हैं 9 तारीख से पहले खुद रिजाइन दे दे अपने पोस्ट से, ये उनका दूसरा ऑप्शन बचता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन तो सर अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपनी पूरी कैबिनेट जो उनके पास 150-152 मेंबर बचे हैं, कम है मेरे ख्याल में से 130-140 सर, तो ये वो सारे डिजाइन करते तो सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे? नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से फ़र्क बिल्कुल पड़ेगा। वहाँ पे फिर क्या होगा कि अगर सब जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जो पीटीआई के मेंबरान हैं या उनके कोलिशन वाले, अगर वो रिज़ाइन करते हैं अपने इस पोजीशन से, तो फिर होगा क्या कि ये प्रेशर पड़ जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि इन सब को जो है वो दोबारा इंतखाबात कराने पड़ेंगे। बिल्कुल दोबारा इंतखाब वो होगा। और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि अभी वो इतने रिसोर्सफुल नहीं है कि 3-4 महीने के अंदर करा सकें ये सारे इलेक्शन वंस अगेन। इनके लिए उनको कम से कम 9 महीने चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा हुआ है कि, तो अगर उन्होंने रिज़ाइन किया तो ये फिर वो पूरी असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाएंगी। तो सर अब ये पूरी बात हो गई, अगर ऑपोजिशन कल हुकूमत बनाने के बाद जो मोस्ट प्रोबेबली वो बना लेंगे, इसलिए पूरी रूलिंग उनके पास आ चुकी है, पूरा फैसला उनके हक में, तो सर अगर वो बाद में चाहे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के खिलाफ कार्रवाई करना कि आर्टिकल 6 के खिलाफ मुकदमे करें, तो सर आप क्या समझते हैं ये कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जायज़ होगा? इसलिए माजी में हमारे पास पूरी मिसालें बची हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हो गए और दीगर जो और लोग थे, उन सब के साथ भी उन्होंने आइन से खिलवाड़ किया था। भुट्टो साहब के अलावा जो जितने लोग थे, ज़िया-उल हक साहब हो गए और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब हो गए, इन सब ने सर सबको सजाएं हुई। तो सर आप क्या समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अब घबराएंगे, खतरे में आ गए वो? अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें एज प्रैक्टिसिंग लॉयर, तो मैं कहूँगा होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया। अब ये डिबेटेबल है। हमारे कुछ दोस्त जो देख रहे होंगे इस टाइम पर वो ये सोच रहे होंगे कि इमरान खान जो है वो सही उन्होंने स्टेप लिया। तो आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में हमने यही डिस्कस किया था कि एक लेटर दिखाया गया था। अब उनके कंटेंट्स जो है वो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दिखाया गया, अगर वो हकीकत था, तो अगर उनको लगा था कि अपोजिशन वाले जो हैं उनके खिलाफ जो है वो कोई साजिश कर रहे हैं या फॉरेन कंस्पिरेसी है, तो वो दिखाया क्यों नहीं गया था? अगर आप देखें तो आर्टिकल 5(1) का सहारा लेकर उन्होंने जितने काम किए, आपने अभी ये डिसीजन आपने पढ़ा, मैंने कोशिश किया कि वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ के दिखाऊं, उसमें क्लियरली मेंशन है ये कंट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बरक्स है, उनके अगेंस्ट में है। तो ऐसा कोई एक्ट जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन इस नोयत की हो जाती है कि उसका हुलिया ही पूरा चेंज हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मजाक हो रहा है, तो वो तो उसका एक ही इलाज बचता है, आर्टिकल 6 के अंदर में उसका ट्रायल होना चाहिए। पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि ज़रूर होना चाहिए। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन इन शॉर्ट, के जो डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया, तो सर ये एक बुनियाद डाल दी जाएगी कि अगर कोई रूलिंग या कोई फैसला कौमी असेंबली का ऑपोजिशन या गवर्नमेंट किसी को पसंद नहीं आता, वो सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, वो चैलेंज कर देंगे रूलिंग को, तो सर ये बुनियाद हो जाएगी ना? ऐसा ही है, बिल्कुल। मैं यही आपको कह रहा हूँ शुरू से कि ये प्रैक्टिस जो हमारे गवर्नमेंट ने रखी है, कहाँ की बात को किधर कनेक्ट करके आर्टिकल 5 लगा कर ये जो उन्होंने एक नॉर्म सिलेक्ट किया, तो ये तो इसकी प्रैक्टिस तो मुझे फ्यूचर में नज़र आ रहा है कि बड़ी एक भयानक है। क्योंकि जैसे आपने फरमाया कि जिस गवर्नमेंट को जो भी करना होगा तो वो यही नॉर्म लेकर जो है वो अपने काम को पूरा कर सकता है, तो विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसा होना नहीं चाहिए था। उनकी लीगल टीम, मुझे आइडिया नहीं है कि खान साहब की लीगल टीम ने उनको ये मशवरा क्यों दिया, किस लिए दिया। ये प्रैक्टिस जो है उन्होंने अनप्रेसिडेंटल रखी है, जिसको मैं देख रहा हूँ कि आगे फ्यूचर में कई डेकेड्स तक अगर अब मैं इसको देख रहा हूँ तो ये काला स्याह जो है ये हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, हमारे कानून के अंदर रहेगा, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन देखते हैं कि मुल्क की क्या सूरत हाल बनती है, इसलिए कल सुबह 10:30 बजे तक का टाइम है कि तहरीक-ए-एतमाद पे वोटिंग कराई जाए और इसके साथ साथ नए प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब किया जाए। बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब
तहरीक अदम एतमाद हार चुके हैं, अब वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे कल के बाद। मगर हो सकता है एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को सरप्राइज़ देने में वो माहिर है। जब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।